हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी IQ जुडिशरी। दिस इज मी वासुदेव मोंगा और आज हम यहाँ पे CRPC के यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग द प्ली बार्गेनिंग। ये कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट है जो CRPC में रिसेंटली ऐड किया गया, चैप्टर 21A में यहाँ पे ऐड किया गया था। और आप लोगों को ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन से ईयर में इस चैप्टर को ऐड किया गया था रिगार्डिंग द प्ली बार्गेनिंग। और ये क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में बहुत बार पूछा जाता है दैट चैप्टर 21A ऑफ द CRPC एडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। ये आपको क्वेश्चन प्रीलिम्स में काफी बार पूछा जाता है, तो आप इसका आंसर मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताओगे। और आज के यहाँ पे लेक्चर में आपको यहाँ पे प्ली बार्गेनिंग के बारे में एक एक कंसेप्ट मैं यहाँ पे क्लियर करवाऊंगा। दावे से बोल रहा हूँ, कुछ ना क्लियर हुआ तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, नहीं तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हो। राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग मतलब क्या है इस चीज का? प्ली बार्गेनिंग यानी कि आप एक प्ली डाल रहे हो, आप कोर्ट में एक प्ली डाल रहे हो, एप्लीकेशन डाल रहे हो टू बार्गेन, बार्गेनिंग करने के लिए कि यहां पे जितनी आप मुझे सजा दोगे उससे कम सजा दे देना। किसी भी चीज की बार्गेनिंग करना, आप यहां पे किस चीज की प्ली डाल रहे हो कोर्ट में कि मुझे यहां पे बार्गेनिंग करनी है। और यहां पे प्ली कौन डालेगा? एक्यूज्ड। एक्यूज यहां पे कोर्ट में प्ली डालेगा दैट मुझे यहां से विक्टिम के साथ बार्गेनिंग करनी है, कि यहां पे हम आपस में बात कर लेते हैं कि मैं आपको इतनी कॉम्पेंसेशन दे दूंगा, इतने पैसे दे दूंगा, आप मुझे यहां पे ये प्ली बार्गेनिंग के कंसेप्ट में मेरे साथ आ जाइए और मेरी सजा कम हो जाएगी। तो ये है एक मोटा सा यहां पे बात करें प्ली बार्गेनिंग होती क्या होती है। एक्यूज यहां पे कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करता है कि मुझे यहां पे विक्टिम के साथ प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट में जाने दो, यानी कि मुझे यहां पे उसके साथ बार्गेनिंग करने दो। किस चीज की बार्गेनिंग करनी है उसकी अभी हम बात करेंगे। क्या वहां पे सेंटेंस की बार्गेनिंग करनी है या फिर चार्ज की बार्गेनिंग करनी है? क्या यहां पे बार्गेनिंग अगर कोर्ट ने अलाउ कर दी तो क्या यहां पे बार्गेनिंग होगी ही होगी? अगर यहां पे विक्टिम ने मना कर दिया तो यहां पे बार्गेनिंग नहीं होगी, अनलेस एंड अनटिल दोनों पार्टीज यहां पे रेडी नहीं है फॉर दिस प्रोसीडिंग्स, प्ली बार्गेनिंग के लिए। तो कोर्ट यहां पे नहीं बोल सकता कि भाई प्ली बार्गेनिंग कर लीजिए। एक्यूज एप्लीकेशन डालेगा और यहां पे अगर विक्टिम रेडी है कि ऑल राइट आप मुझे कॉम्पेंसेशन दे दीजिए, हम यहां पे एक म्यूचुअली यहां पे एक डिस्कशन करते हैं, उसके बाद देख लेंगे कि आपको कितनी सजा होनी चाहिए। आप मुझे यहां पे पहले कॉम्पेंसेशन की बात करें। सजा कौन डिसाइड करेगा? विक्टिम नहीं करेगा, कोर्ट ही करेगा। लेट्स नाउ प्रोसीड की एक्चुअली में प्ली बार्गेनिंग का पूरा कंसेप्ट क्या है। सी, अगर हम बिल्कुल नॉर्मल वर्डिंग्स आप देखिए यहां पे प्ली बार्गेनिंग होता क्या है? इट इज अ सिचुएशन इन विच एक्यूज्ड एंटर्स इनटू बार्गेन विद द विक्टिम फॉर कॉम्पेंसेशन इन रिटर्न ऑफ द मिनिमाइजेशन ऑफ सेंटेंस। कि यहां पे एक्यूज के ऊपर एक चार्ज लगा हुआ है, एक्यूज के ऊपर एक चार्ज लगा हुआ है, और अगर ये चार्ज प्रूफ हो गया तो इसको सजा भी होगी और इसको कॉम्पेंसेशन भी देना पड़ेगा। ऐसा ही होता है ना कि आज अगर एक्यूज के ऊपर एक चार्ज लगे, क्रिमिनल कोर्ट में पूरा ट्रायल चलेगा, बाद में जब वहां पे कन्विक्शन आ गई, अगर वो प्रूफ हो गया तो कन्विक्शन आ गई तो उसको सजा भी होगी एज पर द ऑफेंस, एंड यहां पे उसको फाइन भी देना पड़ेगा। बट यहां पे बिफोर द ट्रायल, अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, चार्ज फ्रेमिंग हो चुकी है, बिफोर ट्रायल यहां पे एक्यूज एक एप्लीकेशन फाइल कर रहा है। क्या एप्लीकेशन फाइल कर रहा है? वो एक प्ली फाइल कर रहा है, एक एप्लीकेशन फाइल कर रहा है टू बार्गेन, कि मुझे यहां पे विक्टिम के साथ बार्गेन करना है। और अगर यहां पे विक्टिम भी रेडी होगा तो यहां पे कोर्ट अलाउ कर देगा सेक्शन 265A ऑफ द CRPC में। सिंपल सा मीनिंग समझिए अभी आप। नाउ लेट अस सी कि प्ली बार्गेनिंग किस किस तरह की हो सकती है। मान लीजिए यहां पे मैंने कोई क्राइम किया है, मान लीजिए मैंने मिस्टर ए को यहां पे उसका ए का मर्डर किया है, मैंने यहां पे मिस्टर ए का मर्डर किया है। अब यहां पे मेरा केस चल रहा है, मैंने एक्यूज्ड, और यहां पे मैंने प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन फाइल कर दी। जो यहां पे ए के लीगल हायर्स थे जिन्होंने मेरे ऊपर केस फाइल किया, मैं उनके साथ बार्गेन करना चाहता हूं। क्या यहां पे अलाउ होगा ये? अगर वो मांगे तो ये अलाउ हो सकता है, ये अलाउ हो सकता है। बट अब मैं किस चीज की बार्गेनिंग करूंगा? एक तो यहां पे होती है सेंटेंस बार्गेनिंग, सेंटेंस बार्गेनिंग, और दूसरी यहां पे होती है चार्ज बार्गेनिंग, चार्ज बार्गेनिंग। यानी कि देखिए, अगर मैं बात करूं सेंटेंस बार्गेनिंग की, कि मान लीजिए कोई ऐसा ऑफेंस किया है मैंने जिसमें मुझे यहां पे 7 साल की सजा हो सकती है, और मैं यहां पे विक्टिम के पास गया हूं कि लीजिए मैं आपको इतने पैसे देने के लिए तैयार हूं,
हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं कि आपको कितनी कॉम्पेंसेशन चाहिए। बस आप ये जो मेरा सेंटेंस है ना वो कम करवा दीजिए। वो कम कैसे होगा? अगर प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन को मान लिया जाएगा तो उसके बाद कोर्ट मिनिमम सेंटेंस इसको देगा। वो यहां पे मिनिमम सेंटेंस कितना होगा उसकी भी बात करेंगे। एक क्या हुआ कि भाई सेंटेंस कम करना, चार्ज वही रहेगा। अगर यहां पे थेफ्ट का चार्ज लगा हुआ है तो चार्ज थेफ्ट का ही रहेगा कि इस बंदे ने चोरी की है। ऐसा नहीं है कि उसको कन्विक्शन नहीं होगी, उसको कन्विक्शन होगी चोरी के लिए, बट उसकी पनिशमेंट मिनिमम हो जाएगी, यानी कि सेंटेंस में बार्गेनिंग हो जाएगी। दूसरा यहां पे कंसेप्ट आता है चार्ज बार्गेनिंग का, कि आपने किया तो यहां पे मर्डर है और आप बोल रहे हो कि भाई मर्डर मैंने किया है बट मैं यहां पे कॉम्पेंसेशन देने के लिए तैयार हूं, प्ली बार्गेनिंग कर लेते हैं बट मेरे साथ चार्ज की बार्गेनिंग कर लो। यानी कि मर्डर का चार्ज हटा के मेरे ऊपर यहां पे कुछ छोटा चार्ज लगा दो, कल्पेबल होमिसाइड लगा दो, ग्रीवियस हर्ट लगा दो। एक होते यहां पे चार्ज बार्गेनिंग। नाउ इंडिया में कौन सी एप्लीकेबल है? इंडिया में सिर्फ यहां पे सेंटेंस बार्गेनिंग ही एप्लीकेबल है इन द इंडिया। चार्ज बार्गेनिंग इज नॉट एप्लीकेबल इन द इंडिया। इंडिया में यहां पे सेक्शन 265A यानी कि अपना चैप्टर 21A ऑफ द CRPC में जब ये ऐड हुआ, जो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि कौन से ईयर में ये ऐड हुआ, वहां पे सिर्फ सेंटेंस बार्गेनिंग ही अलाउड हुई है। आप चार्ज को कम नहीं कर सकते हो। वन थिंग आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि यहां पे सिर्फ पनिशमेंट को कम करने की बात है, चार्ज कम यहां पे नहीं होगा। राइट, नाउ लेट अस रीड सेक्शन 265A। सारे के सारे इसके प्रोविजंस रीड नहीं करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है वो रीड करवाऊंगा और जो मुझे आपको बताना है उसी को आपको जानना है, उसके अलावा बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है। कितना ही बड़ा एग्जाम दे रहे हो, जो यहां पे प्ली बार्गेनिंग बता दूंगा, इससे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। राइट, एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर क्या बोल रहा है? सिंपल सी वर्डिंग है, यहां पे ये लिखा है दैट इन द केस ऑफ द पुलिस रिपोर्ट ऑफेंसेस, यानी कि FIR फाइल हुई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। ऐसा ही होता है, FIR फाइल हुई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी और उसके बाद पुलिस ने अपनी पुलिस रिपोर्ट दे दी। और पुलिस रिपोर्ट में जहां पे ये लिखा है कि इस बंदे ने ये ऑफेंस किए हैं, वो जो ऑफेंसेस है उसकी मैक्सिमम सजा यहां पे 7 इयर्स की हो सकती है। तब तो यहां पे प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लग सकती है। यानी कि अगर कोई भी ऑफेंस यहां पे जिसकी पनिशमेंट 7 साल से ज्यादा होगी, जैसे कि मर्डर, जैसे कि कल्पेबल होमिसाइड, उन केसेस में तो आप प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन फाइल ही नहीं कर सकते हो। सो यहां पे एप्लीकेशन कब फाइल कर सकते हो? जब आपके ऊपर चार्ज जो है वो 7 साल से कम पनिशमेंट वाला है। एंड इन द सेम केस अगर यहां पे कंप्लेंट हुई है तो कंप्लेंट के बाद कंप्लेंट में क्या होगा? इंक्वायरी करेगा मैजिस्ट्रेट, कॉग्निजेंस लेगा और जब चार्ज फ्रेम करेगा देन इट विल कंक्लूड कि ये जो ऑफेंस है उसकी मैक्सिमम सजा 7 साल से कम है। और अगर 7 साल से कम है तो यहां पे एक्यूज को ये राइट मिल जाता है कि वो यहां पे प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। क्लियर हुई बात? मूविंग अहेड, बट इट डज नॉट अप्लाई टू वेयर सच ऑफेंस अफेक्ट्स द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। कोई ऐसा ऑफेंस जिसकी सजा 7 साल से कम हो, बट वो ऑफेंस जो यहां पे वो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को इंडिया की अफेक्ट करता है, उसमें भी प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन फाइल नहीं हो सकती। और द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड अगेंस्ट अ वुमेन, अगर वो कोई ऑफेंस यहां पे वुमेन के अगेंस्ट कमिट किया गया जिसकी पनिशमेंट 7 साल से कम है, देन ऑल्सो यहां पे प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन नहीं फाइल हो सकती। और इफ अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ द 14 ईयर्स, इन केसेस में यहां पे प्ली बार्गेनिंग फाइल नहीं हो सकती। तो बेसिकली हमें समझना क्या है कि यहां पे अगर 7 साल से कम वाला कोई भी ऑफेंस है जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल से कम है, चाहे वो FIR से आया हो, चाहे वो कंप्लेंट करने के बाद मैजिस्ट्रेट की इंक्वायरी से पता लगा हो, उन केसेस में आप प्ली बार्गेनिंग फाइल कर सकते हो, बट इन केसेस में नहीं कर सकते हो। ऑफेंसेस व्हिच अफेक्ट द सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री और एन ऑफेंस व्हिच हैज बीन कमिटेड अगेंस्ट अ वुमेन और अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। क्लियर हुई बात? नाउ लेट अस मूव अहेड। अब यहां पे पहली बात आपकी है कि एप्लीकेशन कब फाइल की जाती है। ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चंस मेंस में पाया जाता है कि प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन प्रोसीजर में कौन से टाइम पे फाइल की जाती है। राइट, अब हम यहां पे वो समझेंगे। आप खुद ही सोचो, हमें यहां पे एक चीज पता है कि भाई वो 7 साल का ऑफेंस से कम होने वाली चीज है, यानी कि चार्ज का आपको ऑलरेडी पता है। देखो यहां पे बात करते हैं हम FIR वाले कंसेप्ट की, कि यहां पे पहले FIR फाइल हुई, FIR के जस्ट बाद यहां पे इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन जब हुई तो यहां पे पुलिस रिपोर्ट फाइल हो जाएगी। पुलिस रिपोर्ट फाइल हो जाएगी अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 2 ऑफ द CRPC। नाउ
जब यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट फाइल हो जाएगी तो मैजिस्ट्रेट के पास पुलिस रिपोर्ट गई 173 क्लॉज 2 में, तो मैजिस्ट्रेट इस पुलिस रिपोर्ट को एनालाइज करेगा और फिर यहाँ पे कॉग्निजेंस लेगा। और जब यहाँ पे कॉग्निजेंस ले लेगा तो यहाँ पे जो ये ऑफेंस लगे हुए हैं, यानी कि जब चार्ज फ्रेम हो गया, चार्ज तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट ही यहाँ पे फ्रेम करेंगे ना, पुलिस रिपोर्ट में बता दिया गया कि ये ऑफेंस इन्होंने किए हमारे अकॉर्डिंग, देन द मैजिस्ट्रेट विल अप्लाई हिज जुडिशियल माइंड एंड ही विल एनालाइज कि अब कॉग्निजेंस ले लिया तो चार्ज कौन से ऑफेंस का होना चाहिए। जब यहां पे चार्ज फ्रेमिंग हो जाएगी कि इस पर्टिकुलर बंदे ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, या इस पर्टिकुलर बंदे ने क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन किया है, या थेफ्ट किया है, या चीटिंग की है, या ग्रीवियस हर्ट किया, व्हाटएवर ऑफेंस, जब यहां पे चार्ज फ्रेमिंग हो चुकी है तभी पता लगेगा ना कि जो इसने ऑफेंस किया है उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल से कम है या ज्यादा है, तभी पता लग सकती है ना। इट मीन्स व्हाट, जैसे यहां पे चार्ज फ्रेमिंग हो जाती है, मैं बहुत बार ये कंसेप्ट को समझा चुका हूं, नहीं समझे तो दोबारा समझना, द मूवमेंट द चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड, अगर यहां पे चार्ज फ्रेम हो गया तो चार्ज इज अ पार्ट ऑफ ट्रायल। द मूवमेंट द चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड, ट्रायल बिगिंस, उसी टाइम पे ट्रायल चल जाता है। यानी कि आप प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन कब फाइल कर रहे हो, ट्रायल स्टेज में एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, बट कब फाइल कर रहे हो, इनिशियल स्टेजेस पे ही। द मूवमेंट द चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड, आपने यहां पे प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन फाइल कर दी कि यहां पे मैं आपके साथ बार्गेन करना चाहता हूं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मैंने ये ऑफेंस किया है, मैं यहां पे ट्रायल में जाना ही नहीं चाहता, ना मैं आपका टाइम वेस्ट करना चाहता हूं विक्टिम का, ना मैं अपना टाइम वेस्ट करना चाहता हूं, ना मैं यहां पे कोर्ट का टाइम वेस्ट करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि यहां पे मैंने ऑफेंस किया है, मुझे यहां पे कन्विक्शन होनी चाहिए, बट मैं उन एक्यूज में से नहीं हूं जिनको पता भी है कि उन्होंने ऑफेंस किया है, बट देन ऑल्सो वो यहां पे झूठे दावे देते हैं और यहां पे लगातार 2-3 साल ट्रायल चलता रहता है। आप मुझे मिनिमम पनिशमेंट दे दीजिए, मैं यहां पे कॉम्पेंसेशन देने के लिए तैयार हूं। और यही यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था, यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो, कि जिस कारण यहां पे प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट अलाउ कर दिया गया था। नहीं तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल शॉर्टकट है, ट्रायल नहीं हो रहा, यहां पे प्ली बार्गेनिंग हुई, उन्होंने आपस में म्यूचुअली केस सॉल्व कर लिया, इतना कॉम्पेंसेशन, इतनी पनिशमेंट, दैट्स इट, ट्रायल हुआ ही नहीं। तो मैजिस्ट्रेट का काम क्या था, है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल शॉर्टकट ही है ना, राइट। बट यहां पे जस्ट बिकॉज चार्ज फ्रेम हो चुका था और यहां पे जो दो तरह के एक्यूज्ड हैं, वन एक्यूज्ड हु एक्सेप्ट्स हिज गिल्टी, हु एक्सेप्ट्स दैट ही हैज डन द ऑफेंस, एंड द अनदर एक्यूज्ड हु प्रोलॉन्ग्स द लिटिगेशन, इन दोनों में यहां पे डिफरेंस किया गया था कि इन दीज केसेस यहां पे प्ली बार्गेनिंग को अलाउ कर देना चाहिए। और बहुत साल बाद, यानी कि मान कर चलो 1950 से बात हुई थी प्ली बार्गेनिंग को ऐड करने की, बट कब ऐड की गई थी वो आप मुझे बताओगे कमेंट्स बॉक्स में, चैप्टर 21 आया कब था। तो अपना जो यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन फाइल कब की जाती है, आफ्टर द कॉग्निजेंस हैज बीन टेकन, आफ्टर द चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड, द एक्यूज्ड कैन फाइल एन एप्लीकेशन रिगार्डिंग द प्ली बार्गेनिंग। समझ आई पहली बात आपको कि जब ट्रायल स्टेज शुरू हो जाएगी, जब यहां पे चार्ज फ्रेम ऑलरेडी हो चुका होगा, तब यहां पे प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है, क्योंकि अब उनको पता लग चुका है कि वो 7 साल से कम वाला ऑफेंस है, तो इसमें वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, राइट। अब ये जो एप्लीकेशन फाइल करेगा, एप्लीकेशन वो फाइल करेगा एक्यूज्ड, बट उसके साथ उसको एक एफिडेविट यहां पे लगाना होगा, और एफिडेविट में उसको यहां पे लिखना होगा कि ये जो प्ली बार्गेनिंग का पूरा कंसेप्ट है मुझे समझ आ चुका है कि यहां पे मैं अपनी गिल्टी मान रहा हूं, मैं कन्विक्शन, मुझे इस केस में कन्विक्शन होगी, सजा भी मुझे इस केस में होगी, ऑलरेडी मुझे सारा कंसेप्ट समझ आ चुका है, और ये जो एप्लीकेशन में फाइल कर रहा हूं मैं वो वॉलंटरली इसमें एप्लीकेशन को फाइल कर रहा हूं, दैट इज ही इज वॉलंटरली एंटरिंग इनटू द प्ली बार्गेनिंग, एंड सेकेंडली ही इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द सेम ऑफेंस प्रीवियसली, पहले उसने इस तरह का कभी भी ऑफेंस नहीं किया, एंड थर्डली दैट ही अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ द प्ली बार्गेनिंग, राइट। अब जब ये एफिडेविट लग गया, एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट लग गया, नाउ कोर्ट यहां पे इन कैमरा प्रोसीडिंग्स करेगा, कोर्ट यहां पे इन कैमरा प्रोसीडिंग्स करेगा, यानी कि एक्यूज को बुलाएगा एक बंद रूम में, और उससे यहां पे दोबारा पूछेगा कि जो ये एप्लीकेशन लगाई है आपने, ये वॉलंटरीली हुई है या नहीं है। अगर ये वॉलंटरीली है तभी यहां पे आगे प्रोसीडिंग्स जाएंगी, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल शॉर्टकट है, द कोर्ट हैज टू सुपरवाइज द प्रोसीडिंग्स कि ये जो एप्लीकेशन फाइल की गई है एक्यूज के द्वारा वो वॉलंटरीली है भी या नहीं है। क्लियर हुई बात। मूविंग अहेड, सेंटेंस की बात करते हैं। हुआ क्या अभी तक, यहां पे एप्लीकेशन फाइल हुई, एप्लीकेशन के साथ यहां पे एफिडेविट भी फाइल हो गया।
अब एफिडेविट के बाद यहां पे कोर्ट ने देखा, सुपरवाइज किया कि ये वॉलंटरीली है, और वहां पे दोनों की मीटिंग हुई। एक तरफ यहां पे एक्यूज्ड बैठ गया, उसका यहां पे वकील बैठ गया, दूसरी तरफ विक्टिम बैठ गया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बैठ गया, सब लोग आपस में एक कमरे में बैठ गए और उन्होंने यहाँ पे म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन कर ली कि इतना कॉम्पेंसेशन दीजिए। वो आपस में क्या डिसाइड कर रहे हैं? कॉम्पेंसेशन की बात। सेंटेंस की बात तो यहां पे वो नहीं करेंगे, क्योंकि सेंटेंस तो कोर्ट ने देना है, सेंटेंस कोर्ट ने देना है। अगर मैं एक्यूज हूं, आप यहां पे विक्टिम हो, आप अपने वकील के साथ, आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपके साथ होगा क्योंकि क्रिमिनल केस है, मैं अपने वकील के साथ आया, एक यहां पे रूम में बात होगी और यहां पे हम आपस में बात करेंगे रिगार्डिंग द कॉम्पेंसेशन कि मैं आपको इतने पैसे देता हूं, आप प्ली बार्गेनिंग में यहां पे मेरे साथ ऐड हो जाइए कि हम इस प्ली को एक्सेप्ट कर लीजिए। अब जब ये हो जाएगा कि भाई इतनी कॉम्पेंसेशन देनी है, तो कोर्ट में जाके वो कॉम्पेंसेशन देगा कि ये लीजिए जितनी हमने डिसाइड की थी मैंने कॉम्पेंसेशन दे दी। तब यहां पे बात आएगी सेंटेंस की, हियरिंग ऑफ द सेंटेंस, कि इस बंदे को अब सेंटेंस कितना मिलना चाहिए। वो यहां पे कितना मिलना चाहिए, वो यहां पे चैप्टर 21A में ही लिखा गया हुआ है, इसी चैप्टर में लिखा गया हुआ है कि अगर यहां पे बात करें हम, मिनिमम सेंटेंस दिया गया हुआ है। अगर यहां पे जो उसने ऑफेंस किया है, जिसका उसके ऊपर चार्ज लगा है, उसमें यहां पे मिनिमम सेंटेंस दिया गया हुआ है। मान लीजिए यहां पे ऑफेंस दिया गया हो कि यहां पे कोर्ट यहां पे 3 to 7 ईयर्स की पनिशमेंट दे सकता है। उस केस में जो उसने ऑफेंस किया है उसमें 3 to 7 ईयर्स की पनिशमेंट कोर्ट दे सकता है। इन दैट केस जहां पे मिनिमम पनिशमेंट दी गई हुई है, उस केस में तो यहां पे 1/2 ऑफ द मिनिमम पनिशमेंट उसको सेंटेंस होगी। यानी कि अगर 3 to 7 वाला है तो उस केस में यहां पे 1.5 ईयर्स इसकी सेंटेंस होगी, इसको यहां पे जेल में जाना पड़ेगा। कॉम्पेंसेशन दे दी, ट्रायल नहीं हुआ, प्ली बार्गेनिंग एक्सेप्ट हो गई, कॉम्पेंसेशन दे दी और अभी भी उसको 1.5 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा। क्यों? हाफ ऑफ द मिनिमम सेंटेंस। समझ आई बात? अब बहुत सारे ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जहां पे मिनिमम सेंटेंस नहीं दिया होता बट मैक्सिमम दिया होता है। अ सेंटेंस विच कैन एक्सीड अप टू 10 ईयर्स, विच कैन एक्सीड अप टू 7 ईयर्स। तो उस केसेस में कितनी होगी? मान लो इसी केस में एक्सीड्स अप टू 7 ईयर्स, यानी कि मैक्सिमम पनिशमेंट यहां पे 7 साल है, मिनिमम बताई नहीं गई हुई। तो उस केस में यहां पे 1/4 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट, तो इस केस में यहां पे 1/4 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ द 7 ईयर्स उसको पनिशमेंट दी जाएगी। सेंटेंस इतना होगा, कॉम्पेंसेशन दे दी, इतना उसको पनिशमेंट मिलेगी। सेंटेंस की बात समझ आ गई। मूविंग अहेड, नाउ यहां पे देखिए कि ये जो जजमेंट होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो जजमेंट यहां पे कोर्ट देगा, एक्चुअली तो यहां पे म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन है ना, कि एक्यूज और विक्टिम ने आपस में डिसाइड कर लिया, सेंटेंस यहां पे कोर्ट ने दे दिया, बट ये जो जजमेंट होगी वो यहां पे फाइनल जजमेंट होगी। एक बात ये आप देख चुके कि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होगी। इन कैमरा प्रोसीडिंग्स मतलब सीक्रेट प्रोसीडिंग्स होगी पहले यहां पे एक्यूज के साथ कोर्ट की, कि आप ये जो एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो वो वॉलंटरली एप्लीकेशन है भी या नहीं है। एंड ऑल्सो अगर यहां पे इन्वेस्टिगेशन के टाइम अगर एक्यूज जेल में था, हमने ये तो देख लिया कि भाई सेंटेंस में वी हैव सीन कि मान लो इसने अब 1.5 साल जेल में जाना है, बट पहले यहां पे 3 महीने जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उस टाइम भी वो जेल में ही था। तो जितना टाइम वो ऑलरेडी जेल में था, दैट सेंटेंस शुड बी सेट ऑफ, वो उतना सेंटेंस ऑलरेडी सेट ऑफ कर लो। मान लो पहले यहां पे 3 मंथ्स ऑलरेडी जेल में रह चुके हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड द इंक्वायरी, और अब यहां पे उसको 1.5 ईयर्स की सजा हो गई, तो इसमें से 3 महीने निकालो, उतनी सजा उसको अब यहां पे रहना पड़ेगा, ये सेट ऑफ हो जाएगा। राइट, मूविंग अहेड, जो यहां पे मेन यहां पे कंसेप्ट जो मेंस में आपको पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज, सेक्शन 265K, स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज नॉट टू बी यूज्ड इन विच ऑफ द इन दिस केसेस। प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन मैंने यहां पे फाइल कर दी, बट आपने वो प्ली बार्गेनिंग में एक्सेप्ट नहीं की, या फिर आपने एक्सेप्ट कर ली बट जब यहां पे डिस्कशन कर रहे थे कि कितनी कॉम्पेंसेशन देनी है, तो हम यहां पे म्यूचुअली किसी भी पॉइंट पे ऊपर एग्री नहीं कर सके। तो उस केस में हुआ क्या है, अब नॉर्मल ट्रायल चलेगा, प्ली बार्गेनिंग तो वहां पे रिजेक्ट ही हो गई क्योंकि हम डिस्कशन में कुछ किसी डिसीजन पे आ ही नहीं पाए। तो उस केस में यहां पे मैंने जो अपना कन्विक्शन थी, मैंने यहां पे गिल्टीनेस तो एक्सेप्ट कर ली थी ना, कि ये ऑफेंस मैंने ही किया है, ये स्टेटमेंट तो मैंने दे दी थी ना। अब यहां पे जब ट्रायल चलेगा, अगर विक्टिम बोले कि इस बंदे ने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका है, जब प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन फाइल की थी कि ये इसने ऑफेंस किया है, पुलिस के सामने भी एक्सेप्ट कर ली, मैजिस्ट्रेट के सामने भी एक्सेप्ट कर ली,
क्या वो स्टेटमेंट अब वो ट्रायल में यूज कर सकता है? क्लियरली नो। बिकॉज अगर इस तरह से हो जाए तो यहां पे विक्टिम तो हमेशा उस चीज का फायदा उठाएगा कि आपने एक्सेप्ट कर ली, अब यहां हम आपकी प्ली को रिजेक्ट कर रहे हैं और इसी स्टेटमेंट को कोर्ट में यूज कर लेंगे आपके खिलाफ और फिर आपको ज्यादा सजा हो जाएगी। समझ आई बात? तो यहां पे बोला कि इधर स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज नॉट टू बी यूज, जो स्टेटमेंट यहां पे प्ली बार्गेनिंग में जो स्टेटमेंट एक्यूज देगा, इट हैज नो एविडेंशियरी वैल्यू, उसकी कोई भी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है। इट इज नॉट रेलिवेंट एंड द कोर्ट विल नॉट अलाउ यू टू प्रूव दैट इन द ट्रायल। Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the statements or facts stated by an accused in an application for plea bargaining filed under section 265B shall not be used, mandatorily यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, for any other purpose except for the purpose of this chapter। समझ आ गई बात? Moving ahead, यहां पे सी नेक्स्ट कंसेप्ट अपना आप देखते हैं प्रोसीजर। एक बारी प्रोसीजर के ऊपर नजर मारो, अपने माइंड में देख लो कि प्रोसीजर होता क्या है। पहले तो यहां पे एप्लीकेशन चलेगी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। एक्चुअली में क्या है, ट्रायल जैसे ही शुरू हो चुका है यहां पे द मूवमेंट द चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड, ट्रायल बिगिंस। ट्रायल बिगिन हो चुका है द मूवमेंट द चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड, बट अभी तक यहां पे कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं हुए। चार्ज फ्रेम हुआ, आपने एप्लीकेशन को फाइल कर दिया, एक चीज। देन यहां पे आप यहां पे एप्लीकेशन के साथ साथ एक एफिडेविट लगाओगे, किस चीज का? वॉलंटरीनेस का, कि मुझे प्ली बार्गेनिंग का पूरा कंसेप्ट पता है, मैं इसी एप्लीकेशन एक वॉलंटरीली अपनी तरफ से लगा रहा हूं। देन यहां पे कोर्ट नोटिस सेंड करेगा प्रोसिक्यूटर को और कंप्लेनेंट को, प्रोसिक्यूटर इन द केस ऑफ द एफआईआर और कंप्लेनेंट को भी, कि आप सब आइए, यहां पे ये एप्लीकेशन फाइल की गई है, आप एक कमरे में बैठ के डिस्कशन कर लीजिए। देन यहां पे इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होगी एक्यूज की, कि ये जो अपनी एप्लीकेशन फाइल की गई है वो यहां पे वॉलंटरी एप्लीकेशन, दैट इज कोर्ट विल सुपरवाइज। ऐसा नहीं है कि यहां पे मैजिस्ट्रेट का कोई काम ही नहीं है, मैजिस्ट्रेट विल सुपरवाइज द प्रोसीडिंग्स की, सब कुछ यहां पे वॉलंटरीनेस ही हो रहा है, किसी ने किसी को ब्राइब नहीं दी है। क्लियर हुई बात? एंड देन अगर यहां पे सेटिस्फाइड हो गई, अगर उन दोनों में आपस में कोर्ट यहां पे सेटिस्फाइड होगा कि ये एप्लीकेशन यहां पे वॉलंटरीली फाइल की गई है, देन यहां पे म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन होगा बिटवीन द विक्टिम एंड द अक्यूज्ड। अब यहां पे जब म्यूचुअली ये सब कुछ हो जाएगा, डिस्पोजिशन हो जाएगा, तो एक रिपोर्ट आएगी कि भाई इतना इसने कॉम्पेंसेशन देना, इतना ये सब कुछ होगा, इतने कॉम्पेंसेशन इतने टाइम में देना है। और वो रिपोर्ट यहां पे सबने यहां पे साइन करने हैं, जितने भी इंसान उस रूम में बैठे थे डिस्कशन में, विक्टिम, एक्यूज का वकील, विक्टिम का वकील, और भी जितने भी वहां पे लोग थे, ऑल्सो द जज, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सबको यहां पे साइन करना जरूरी है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द प्रीलिम्स, दैट इट शुड बी साइंड बाय ऑल द पार्टी सिटिंग इन दैट रूम, राइट। उसके बाद कोर्ट में जाके वो कॉम्पेंसेशन पे की जाएगी, कॉम्पेंसेशन पे हो जाएगी जितना एग्रीड किया था, एंड देन देयर विल बी हियरिंग ऑन द सेंटेंस, कि इसको सेंटेंस कितना देना चाहिए, वो कितना देना है। अगर मिनिमम पनिशमेंट दी गई हुई तो 1/2 ऑफ दैट, और अगर मैक्सिमम पनिशमेंट है तो 1/4 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट प्रोवाइडेड। क्लियर हुई बात? मूविंग हेड, अभी बहुत कुछ पड़ा है, इसमें भी बात करेंगे। प्ली बार्गेनिंग का पूरा कंसेप्ट आज ही समझा के जाऊंगा मैं आपको, इसके बाद कहीं और पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब बात यह है कि इस कंसेप्ट के मेरिट्स क्या हैं, क्योंकि हम नॉर्मली देखते हैं कि ट्रायल्स ऑलवेज प्रोलॉन्ग, चलते ही रहते हैं, खत्म ही नहीं होते, यहां पे जस्टिस ही नहीं मिलता। एक इंसान की यहां पे डेथ हो चुकी है या किसी के घर पे चोरी हो चुकी है, ट्रायल चल रहा है, 5 साल 10 साल ट्रायल चल रहा है, उसको यहां पे क्या जस्टिस मिला? दिस इज द सिचुएशन ऑफ द इंडियन कोर्ट्स, हम सबको इस चीज का पता है, किसी से ये बात छुपी नहीं है। सो दिस इज समथिंग वेयर इट इज अ विन विन सिचुएशन, कि मान लो उसको शायद 10 साल बाद सजा हो जाए, और सजा कितनी हो, 7 साल की सजा हो, उससे तो अच्छा है कि अभी वो यहां पे 1.5 साल के लिए जेल में चला जाए, 1.5 साल के लिए जेल में चला जाए, और यहां पे विक्टिम को भी जस्टिस मिल चुका है कि भाई वो जेल में भी गया और मुझे कॉम्पेंसेशन भी मिल चुकी है। सो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ एक्यूज्ड एंड द विक्टिम, एंड इट गारंटीज द स्पीडी जस्टिस। जस्टिस बिल्कुल स्पीडीली हो रहा है, ट्रायल तो हो ही नहीं रहा, ट्रायल तो यहां पे हो ही नहीं रहा कि आप आर्ग्यूमेंट्स दो, आप एविडेंसेस दो, इतना कुछ एनालाइज करो, रिलायबिलिटी, रेलिवेंसी, वो कुछ नहीं हो रहा है इसमें। There is a direct concept of the speedy justice, and also it is based on the principle that some justice is better than no justice. मान लो यहां पे अगर हम बात करूं तो आई थिंक अराउंड 70 to 80% ऑफ द क्रिमिनल केसेस यहां पे एक्विटली होता है, वहां पे वो कन्विक्शन होता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने क्राइम किया नहीं होता, क्राइम किया होता है, बट बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है, एविडेंसेस यहां पे टेम्पर्ड हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं, इतने साल यहां पे
ट्रायल चलते रहते, तो इट मीन्स यहां पे कुछ ना कुछ जस्टिस तो उनको मिल ही जाएगा. सम जस्टिस इज बेटर देन द नो जस्टिस, एंड दिस इज हाउ इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द प्ली बार्गेनिंग. पर अगर हम बात करें यहां पे डीमेरिट्स की, तो कहीं ना कहीं इट इज अ अनकॉन्स्टिट्यूशनल शॉर्टकट. इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्योंकि यहां पे ट्रायल ही नहीं हो रहा, तो मैजिस्ट्रेट की जरूरत ही क्या थी. तो कहीं ना कहीं एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात भी है. बट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आ चुके हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है. प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट इसीलिए यहां पे ऐड किया गया. मलिमत कमेटी की और भी लॉ कमीशन की काफी सारी रिपोर्ट्स थी कि इस कंसेप्ट को सीआरपीसी में ऐड किया जाए. एंड ऑल्सो इट सेट बैक टू द डेटरेंट इफेक्ट ऑफ लॉ. विक्टिम कैन बी ब्राइड, आप विक्टिम को ब्राइब दे सकते हो. एक यहाँ पे एक अमीर इंसान है, यहाँ पे एक्यूज, और दूसरी तरफ गरीब है एक विक्टिम. उसको ब्राइब दे दी आपने पहले कि आपको ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और उस प्रेशर में एप्लीकेशन उसने डिसाइड कर ली. यानी कि कहीं ना कहीं इसका फायदा यहाँ पे अमीर लोग उठा सकते हैं कि कॉम्पेंसेशन दो भाई, केस से बाहर निकलो जल्दी से जल्दी. एंड ऑल्सो इट इज नॉट अ रियल जस्टिस, बिकॉज रियल जस्टिस क्या होता है? आफ्टर द मेरिट्स ऑफ द केस, आफ्टर हियरिंग द मेरिट्स ऑफ द केस, जब यहाँ पे जस्टिस जज यहाँ पे जस्टिस प्रोवाइड करता है. बट कहीं ना कहीं यहाँ पे ये एक रियल जस्टिस नहीं है, बट देयर इज सम जस्टिस, एंड सम जस्टिस इज बेटर देन द नो जस्टिस. दैट इज व्हाई द कंसेप्ट ऑफ द प्ली बार्गेनिंग वाज एडेड. क्लियर हुई बात? नाउ लेट अस सी एक क्वेश्चन. अब ये जो क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद इसका आंसर समझ ना आए, शायद मेरी आप ये जो मैं एक्सप्लेन करूंगा शायद वो भी ना समझ आए. नहीं आएगी तो डरना नहीं है, आप लोग मुझे यहाँ पे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको दोबारा ये चीज समझा दूंगा, बिकॉज इट इज क्वाइट डिफिकल्ट कंसेप्ट. ये आपके मेंस के एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, दिल्ली के मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है. क्वेश्चन आपका ये है कि जब हमें यहाँ पे पता है कि कमिटल के केसेस भी होते हैं, जहां पे जब भी कोई ऑफेंस हुआ, पुलिस रिपोर्ट किसके पास जाएगी? मैजिस्ट्रेट के पास जाएगी. कॉग्निजेंस कौन लेगा? मैजिस्ट्रेट लेगा. कोई भी ऑफेंस होगा उसका कॉग्निजेंस तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट ही लेगा. कोर्ट ऑफ सेशन, सेशन कोर्ट क्या डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेता है? नहीं लेता. कुछ एक्सेप्शंस हैं बट उस पर मत जाना है. बट यहाँ पे डायरेक्ट कॉग्निजेंस यहाँ पे सेशन कोर्ट नहीं लेता डायरेक्ट. बट यहाँ पे बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो मैजिस्ट्रेट ट्राई नहीं कर सकता. मैजिस्ट्रेट उन केसेस को डायरेक्टली ऊपर सेशन कोर्ट में भेज देता है. राइट? उसको क्या बोलते हैं हम? कमिटल प्रोसीडिंग्स, यानी कि ऊपर कमिट कर दिया गया है केस को, विच हैपेंस अंडर सेक्शन 323 ऑफ द सीआरपीसी. नौ बात ही है कि जो ऐसे केसेस होते हैं जिनमें ऊपर कमिट कर दिया गया, उस केसेस में जो प्ली बार्गेनिंग है वो यहां पे कोर्ट ऑफ सेशन में फाइल की जाएगी या फिर मैजिस्ट्रेट के पास ही फाइल की जाएगी. क्वेश्चन समझ आया? एक बारी दोबारा समझो. यहां पे हुई आपकी एफआईआर. एफआईआर के बाद हो गई इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन के बाद यहां पे आपकी पुलिस रिपोर्ट आई. पुलिस रिपोर्ट के बाद यहां पे कॉग्निजेंस ले लिया मैजिस्ट्रेट ने. कॉग्निजेंस ले लिया मैजिस्ट्रेट ने, चार्ज फ्रेमिंग हो चुकी है, चार्ज फ्रेम्ड. नाउ यहां पे मैजिस्ट्रेट को जब पता लगता है कि दिस इज वन ऑफ द ऑफेंस जो मैं ट्राई नहीं कर सकता, मेरी जुरिस्डिक्शन से बाहर है, तो वो ऊपर भेज देते हैं. उसको हम बोलते हैं कमिट करना. राइट? बट ये जो एप्लीकेशन, अब ये तो अपने ऊपर उसने कमिट कर दिया, ये जो एप्लीकेशन है प्ली बार्गेनिंग की, वो मैजिस्ट्रेट के पास फाइल की जाएगी या फिर सेशन कोर्ट में फाइल की जाएगी? इसका आंसर अभी तक किसी भी लॉ में नहीं दिया गया, ना ही किसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में आया. बट लॉजिकली एप्लीकेशन फाइल कहां की जाएगी? ये मैजिस्ट्रेट के पास ही एप्लीकेशन फाइल की जाएगी. बिकॉज अगर हम देखें तो प्ली बार्गेनिंग इज फाइल्ड द मोमेंट द चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड. इवन दो ट्रायल चल रहा है वहां पे कोर्ट ऑफ सेशन में, बट ट्रायल तो यहां पे चलेगा ही नहीं ना. अगर प्ली बार्गेनिंग ही एक्सेप्ट हो गई, प्ली बार्गेनिंग में सब कुछ यहां पे म्यूचुअली डिस्पोज कर दिया गया, तो ट्रायल तो होगा ही नहीं. कोर्ट ऑफ सेशन का काम क्या था? कॉग्निजेंस लेना नहीं था, ट्रायल करना था, क्योंकि ट्रायल की पावर यहां पे मैजिस्ट्रेट के पास नहीं है. बट कॉग्निजेंस लेने की बात किसके पास थी? मैजिस्ट्रेट के पास थी. दैट इज वाई लॉजिकली आपको आंसर इसका यही लिखना है, दैट द प्ली बार्गेनिंग विल बी स्टिल बी फाइल्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट कोर्ट ओनली, even though the case has been committed to the court of sessions. जब यहां पे सारी हियरिंग हो जाएगी कि म्यूचुअल डिस्पोजिशन हो चुकी है, जब बात आएगी सेंटेंस की, अब सेंटेंस देने की पावर मैजिस्ट्रेट के पास तो है ही नहीं. सेंटेंस की बात जब यहां पे जाएगी तो यहां पे कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल हो सकता है कि इसको कितनी पनिशमेंट होनी चाहिए. बट जो प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन है वो यहां पे मैजिस्ट्रेट कोर्ट में ही फाइल की जाएगी. जिन जिन को ये कंसेप्ट नहीं समझ आया उनको वरी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज थोड़ा डिफिकल्ट कंसेप्ट है. मे बी बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी लॉ पढ़ना शुरू किया है,
कोई डरने वाली बात नहीं है, एक डिफिकल्ट कंसेप्ट है, बट जिन जिनको जरूरत थी उनको ये बात पता लग चुकी है, राइट। अब आपको प्रीलिम्स के लिए एक क्वेश्चन है, वो आप मैं बता चुका हूं कि प्री में आपने मुझे यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि ये जो प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट है कौन से ईयर में ऐड किया गया था विद डेट, वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। और अब मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे कि जो सेल है यहाँ पे 2 दिन के लिए और एक्सटेंड कर दी गई, ईद के ऊपर यहाँ पे सेल लाई गई है आपके लिए। जुडिशरी महापैक आप 11,999 में बाय कर सकते हो और स्मार्ट कोर्स आप यहाँ पे 9,999 में बाय कर सकते हो। जुडिशरी महापैक में ये हम आपको यहाँ पे 16 स्टेट्स का पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे, मेजर लॉस, माइनर लॉस, लोकल लॉस, करंट अफेयर्स, जीके, मॉक टेस्ट सीरीज, एवरी सिंगल थिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन 11,999 ओनली। अभी ये सेल चल रही है आपकी 23 अप्रैल तक। एंड अगर आपको इसका बेनिफिट लेना है, आपको स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाना है और आपको यहाँ पे डिस्काउंट कोड यूज करना है DEV देव। रेफरल कूपन होगा आपको जब ये आप लोगे कोर्स, ये कोड आप यूज करोगे और इसको आराम से परचेज करोगे एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। अभी से अपनी जुडिशरी की तैयारी शुरू करो, अपना जो सपना है जज बनने का उसको पूरा करने की अभी से तैयारी करनी शुरू कर दो। ऑलराइट देन, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।